यूजीसी नेट के हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है पूर्व मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल को राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। तो राजपूतों में आज हम किन वंशों को कवर करने वाले हैं वो है राजपूत, प्रतिहार, गढ़वाल, इसके अलावा चौहान, चंदेल, परमार, पाल और सेन। इन सारे राजवंशों को आज कंप्लीट करेंगे। टोटल मिला के 200 MCQ देंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला है गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में किस नगर का उदय हुआ? तो कन्नौज का हुआ। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने गुप्तोत्तर काल को क्या कहा है? तो राज्यों के भीतर राज्यों का काल कहा है। गुप्तोत्तर काल की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सामंतवाद का उत्कर्ष। राजपूत शब्द का प्रयोग किस शताब्दी से पहले नहीं हुआ था? तो 9वीं शताब्दी से पहले नहीं हुआ था, 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ। राजपूत शब्द किस संस्कृत शब्द से उत्पन्न है? तो राजपुत्र शब्द से उत्पन्न है। चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो अग्निकुंड से मानी। अग्निकुंड से उत्पन्न 4 राजवंशों में से कौन शामिल नहीं है? तो यादव शामिल नहीं है। इसमें तुम्हें पता होगा कि अग्निकुंड से जो है 4 आए हैं। कौन कौन है? प्रतिहार, परमार, चौहान और चाहवान। नेक्स्ट है अग्निकुंड सिद्धांत का सबसे पुराना समर्थन किसने दिया है? तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में दिया है। राजपूतों को विदेशी बताने वालों में से कौन थे? तो कर्नल जेम्स टॉड, डॉक्टर स्मिथ, ये सब। कर्नल टॉड ने किस प्रक्रिया के माध्यम से विदेशी जातियों को भारतीय समाज में सम्मिलित मान लिया? तो अग्नि संस्कार, मतलब अग्नि में शुद्धि हुई उन लोगों की, विदेशी जातियों की, और फिर वो लोग जो है उन्हीं लोग को आज राजपूत कहा जाता है। मतलब पूर्व मध्यकाल में राजपूत कहा जाता था, ऐसा कर्नल जेम्स टॉड का मानना। अग्निकुंड सिद्धांत का खंडन किसने किया? तो गोपीनाथ शर्मा ने भी किया, कर्नल टॉड ने भी किया, इन लोगों ने भी किया। लेकिन देखो कर्नल टॉड क्या है कि इसको आंशिक रूप से जो है मानते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि अग्निकुंड का सिद्धांत सही है कि अग्नि में जो है शुद्धि की गई थी, लेकिन किस तरह से? जो विदेशी जातियां थे उन लोगों की जो है अग्नि में शुद्धि की गई थी। लेकिन गोपीनाथ शर्मा जो है वो एकदम नकारते हैं कि नहीं, अग्निकुंड सिद्धांत जो है उसके जैसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ जो है सिर्फ ब्राह्मणों द्वारा फैलाया गया भ्रम है। राजपूतों की ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो सबसे पहले भंडारकर जी ने प्रस्तुत किया था। घटियाला शिलालेख में प्रतिहारों को क्या बताया गया है? तो ब्राह्मण बताया गया है। वंश भास्कर ग्रंथ किसने लिखा है? तो सूर्यमल मिशन ने लिखा है। प्रतिहारों की उत्पत्ति किस वंश से मानी जाती है? तो ब्राह्मण वंश से मानी जाती है, और ब्राह्मण में भी वो लोग सूर्यवंशी माने जाते हैं, और किसमें? तो राम के भाई लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। कर्नल टॉड के अनुसार राजपूत किस जाति से संबंधित थे? तो शक, हूण, यूनानी, मतलब इन सबों से जो है, जो भी विदेशी जाति थे उन्हीं लोगों का जो है अग्नि से शुद्धि हुआ था, ऐसा जेम्स टॉड का मानना। डॉक्टर भंडारकर ने गुर्जर प्रतिहारों को किससे उत्पन्न माना? तो खज जाति से उत्पन्न माना। मनुस्मृति में शकों को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो व्रात क्षत्रिय रूप में वर्णित किया गया। डॉक्टर ओझा के अनुसार राजपूत किसकी संतान है? तो प्राचीन क्षत्रिय की। सूर्यवंशी परंपरा किससे जुड़ी है? तो श्री राम से जुड़ी है। और चंद्रवंशी पूछ ले तो कृष्ण जी से जुड़ी है। हर्षनाथ अभिलेख में चौहानों को क्या बताया गया है? तो सूर्यवंशी बताया गया है। राजतरंगिणी में कितने राजपूत कुलों का उल्लेख है? तो 36 राजपूत कुलों का उल्लेख है। प्रतिहारों का सबसे प्राचीन केंद्र कहाँ था? तो कन्नौज नहीं, सबसे प्राचीन अगर पूछ ले तो मंडोर था। प्रतिहार वंश का आदि पुरुष कौन था? तो हरिश्चंद्र था। नागभट्ट प्रथम ने अरबों को किसके नेतृत्व में हराया था? यानी कि अरब जो आक्रमण किए थे तो अरबों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जुनैद कर रहा था। नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को हराकर कन्नौज पर अधिकार किया था? तो चक्रायुध को हराकर अधिकार किया था और इसको कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था। नागभट्ट द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? तो राजशेखर थे। नागभट्ट द्वितीय के समय किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज पर आक्रमण किया था? तो गोविंद तृतीय ने किया था। मिहिर भोज को किस उपाधि से जाना जाता है? तो मिहिर भोज को आदिवराह नाम उपाधि से जाना जाता है, जो कि इसमें है नहीं, तो ये मान के चल सकते हो। वैसे देखो विक्रमादित्य नाम से भी जो है उसको जाना जाता था। मिहिर भोज की एक उपाधि विक्रमादित्य भी थी, ये भी याद रखना। इसके अलावा जो है प्रभास और आदिवराह, ये दोनों उपाधि भी मिहिर भोज की है। मिहिर भोज की मुद्रा पर कौन सा प्रतीक मिलता है? तो गरुड़ प्रतीक मिलता है।
मिहिर भोज की प्रसिद्ध उपाधि कौन सी थी? तो परम भट्टारक महाराजाधिराज। मिहिर भोज के शासन काल में किस धर्म का प्रभाव बढ़ गया? तो वैष्णव धर्म का प्रभाव बढ़ा। मिहिर भोज ने कौन से राष्ट्रकूट शासक से संघर्ष किया था? तो अमोघवर्ष प्रथम से। अरब यात्रियों ने किस प्रतिहार शासक के काल में भारत का दौरा किया? तो मिहिर भोज के काल में। इसी के टाइम पे सुलेमान आया था। अरब यात्रियों ने प्रतिहारों को क्या कहा है? तो हिंदुओं का संरक्षक कहा है। अरब यात्रियों ने प्रतिहार सेना की तुलना किससे की है? तो रोमन सेना से की। प्रतिहारों का प्रभाव पूर्व में कहां तक था? तो कामरूप, यानी ये देखो कामरूप और असम दोनों दे दिए ऑप्शन में, तो ये थोड़ा सा जो है कॉन्ट्राडिक्शन वाला है, लेकिन आंसर कामरूप होगा। महेंद्रपाल प्रतिहार वंश के किस शासक के पुत्र थे? यानी महेंद्रपाल के पिता का नाम पूछ रहा है, तो मिहिर भोज जो है वो महेंद्रपाल के पिता है। महेंद्रपाल की शासन अवधि क्या थी? तो 880 से 910। महेंद्रपाल के समय कौन सा कवि उनके, देखो इसमें यह भी है कि अगर 885 में रहता तो हम वही मारते, क्योंकि कहीं कहीं दिया हुआ है कि मिहिर भोज ने 885 तक शासन किया था, तो मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल आया है। महेंद्रपाल के समय कौन सा शासक, कौन सा कवि उनके दरबार में था? तो राजशेखर था। महीपाल किस वंश का शासक था? तो प्रतिहार वंश का था। प्रतिहार वंश के किस शासक के समय में वंश का पतन प्रारंभ हुआ? तो महीपाल के बाद जो है प्रतिहार वंश का पतन होने लगा। महीपाल को किसने हराया था? तो कन्नौज के घर वालों ने हराया था। प्रतिहारों के बाद कन्नौज पर किस वंश ने अधिकार किया? तो घरवालों ने अधिकार किया। घरवाल वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था? तो गोविंद चंद्र था। गोविंद चंद्र की राजधानी कहाँ थी? तो इसमें काशी भी जो है एक तरह से इसी के अंदर ही आता था, जैसा मतलब कि बुंदेलखंड का जो मतलब बुंदेलखंड तो इसकी राजधानी थी, लेकिन उसी के आसपास, क्योंकि बुंदेलखंड ऑप्शन में नहीं है, अगर होता तो हम वो मारते, लेकिन अभी के लिए काशी ही मान के चलो। वेट, नहीं वो इसका है, सॉरी वो मैंने तुम्हें परमार का बता दिया, इस चंदेल का बता दिया, सॉरी। गोविंद चंद्र की राजधानी काशी, सही है। गोविंद चंद्र के समय बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ हुआ? तो तिब्बत में हुआ। गढ़वाल शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया? तो वैष्णव धर्म को। गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो जयचंद था, और ये जो है ये मोहम्मद गोरी से हार गया, और उसके बाद जो है गढ़वाल वंश का अंत हो गया। तराइन के युद्ध में जयचंद ने किसका समर्थन नहीं किया? तो पृथ्वीराज चौहान का समर्थन नहीं किया। प्रतिहार शासकों की प्रशासन प्रणाली किस पर आधारित थी? तो सामंतवाद प्रणाली पर आधारित थी। प्रतिहार प्रशासन में उपरिक्त किसे कहते थे? तो प्रांतीय शासक को कहते थे। प्रतिहार शासन में विषयपति कौन होता था? तो जिले का प्रशासक होता था। उपरिक्त किसके अधीन कार्य करता था? तो महाराज के अधीन कार्य करता था। प्रतिहार शासन में ग्रामिक का कार्य क्या था? तो गांव का प्रमुख था ग्रामिक। प्रतिहारों की कर व्यवस्था कैसी थी? तो बहुस्तरीय कर प्रणाली थी। प्रतिहार प्रशासन में न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो धर्मशास्त्रों पर आधारित थी। प्रतिहारों की सेना में सबसे प्रमुख अंग कौन सा था? तो घुड़सवार सेना था। प्रतिहारों की घुड़सवार सेना को किसने अत्यंत शक्तिशाली बताया है? तो सुलेमान ने बताया है। प्रतिहार काल के प्रमुख साहित्यकार कौन थे? तो राजशेखर थे। राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? तो महेंद्रपाल के थे। वैसे महीपाल के भी थे, लेकिन महीपाल ऑप्शन नहीं है। राजशेखर द्वारा रचित नाटकों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। बाल रामायण और बालेंद्र सूक्त के रचयिता कौन थे? तो राजशेखर थे। प्रतिहार काल के किस शासक को वैष्णव धर्म का महान संरक्षक माना जाता है? तो मिहिर भोज को माना जाता है। मिहिर भोज को कौन सी उपासना शैली से संबंधित माना जाता है? तो वैष्णव से। प्रतिहार शासकों ने किस शैली में मंदिर निर्माण किया? तो नागर शैली में। प्रतिहार काल में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर ग्वालियर में बना? तो तेलिका मंदिर। तेलिका मंदिर किस स्थापत्य शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में। प्रतिहार काल में मंदिर निर्माण हेतु प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या थी? तो बलुआ पत्थर, जो कि चुनार से लाया जाता था। प्रतिहार स्थापत्य का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ग्वालियर में था। गढ़वाल शासकों ने मंदिर निर्माण में
किस देवता की मूर्तियों को प्रमुखता दी? तो विष्णु की। गढ़वाल काल में निर्मित प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो काशी विश्वनाथ मंदिर। गढ़वाल वंश का प्रशासन किस व्यवस्था पर आधारित था? तो सामंती व्यवस्था पर। गढ़वाल काल में भूमि दान किस रूप में दी जाती थी? मतलब किस रूप में नहीं, मतलब उसका उल्लेख जो है कैसे किस में किया जाता था? तो ताम्रपत्र द्वारा किया जाता था। गढ़वाल वंश के ताम्रपत्रों में सबसे सामान्य शब्द कौन सा मिलता है? तो धर्म शब्द मिलता है। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव था। चंद्रदेव ने शासन की शुरुआत किस स्थान से की? तो वाराणसी से की। चंद्रदेव की ताम्र पट्टियों में कौन सी उपाधि मिलती है? तो त्रिभुवन चूड़ामणि। गोविंद चंद्र ने किस विद्वान को अपना मंत्री नियुक्त किया था? तो लक्ष्मीकांत को किया था। गढ़वाल वंश के शासन काल में किस धर्म को विशेष संरक्षण मिला? तो वैष्णव धर्म को मिला। गढ़वाल वंश के किस शासक ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया? तो गोविंद चंद्र ने करवाया। जयचंद्र का उल्लेख किस फारसी ग्रंथ में मिलता है? तो तबकात नासिरी में मिलता है। तबकात नासिरी के अनुसार जयचंद्र किसकी मृत्यु का कारण बना? तो पृथ्वीराज चौहान की, क्योंकि उसने जो है जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। तराइन के युद्ध के समय जयचंद्र ने किसका समर्थन नहीं किया था? तो पृथ्वीराज चौहान का समर्थन नहीं किया था। जयचंद्र की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो चंदावर युद्ध में हुई थी, जो कि 1194 में लड़ा गया था। गढ़वाल शासन में प्रशासनिक इकाई पाटक का क्या अर्थ था? तो गांव था। गढ़वाल शासन में भूमि दान किस माध्यम से किया जाता था? तो ताम्रपत्र द्वारा। गढ़वाल ताम्रपत्रों में धर्म शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ? तो धार्मिक उद्देश्य से। गढ़वाल ताम्रपत्रों में किस अभिव्यक्ति का अधिक प्रयोग होता है? तो धर्म का होता है। गढ़वाल शासन में भूमि की नापजोख के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो नियुत शब्द प्रयोग हुआ। गढ़वाल शासन में शिक्षा के प्रसार का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो काशी था। गढ़वाल वंश के पतन के बाद कौन सी शक्ति काशी पर हावी हुई? तो गुलाम वंश। गढ़वाल काल में मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ? तो नागर शैली में। गढ़वाल शासन में समाज की विशेषता क्या थी? तो कठोर वर्ण व्यवस्था वाली थी। गढ़वाल शासकों द्वारा किए गए दान किस वर्ग को अधिक दिए गए? तो ब्राह्मण वर्ग को। गढ़वाल ताम्रपत्रों में प्रशासन का कौन सा पहलू अधिक दर्शाया गया है? तो धार्मिक दान। गढ़वाल कालीन प्रशासन की मुख्य इकाई क्या थी? तो पाटक थी। किस गढ़वाल शासक ने तुर्कों से संघर्ष किया? तो जयचंद्र ने किया। गढ़वाल वंश के अंत का मुख्य कारण क्या था? तो तुर्क आक्रमण था। गढ़वाल वंश के पतन के साथ किस काल की समाप्ति मानी जाती है? तो प्रारंभिक मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल। तो इस तरह से पहले स्वयं से कुछ कंप्लीट हुए। अब दूसरा सेट करते हैं, जिसमें कि चौहान, चंदेल, परमार, पाल और सेन वंश कवर करेंगे। पहला है, चौहानों का प्रारंभिक उदय किस क्षेत्र में हुआ? तो जांगल देश में हुआ। सपाद लक्ष्य का अर्थ क्या है? तो 1.25 लाख गांव में। शाकंभरी का चौहान राज्य किसने स्थापित किया था? तो वासुदेव ने स्थापित किया था। बिजौलिया लेख के अनुसार वासुदेव को किसका निर्माता कहा गया है? तो सांभर झील का। चंद्रबरदाई के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई? अग्निकुंड से। सामंत राज को किस गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है? तो वत्स गोत्र का, या वत्सराज गोत्र उसी को कहते हैं। सीकर के हर्ष अभिलेख से किस शासक की जानकारी मिलती है? तो विग्रहराज द्वितीय की जानकारी मिलती है। सियक ने किस मंदिर का निर्माण कराया था? सीकर के हर्षनाथ मंदिर। सीकर के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गुवक प्रथम ने करवाया था। रानी रुद्रानी किस रूप में प्रसिद्ध थी? तो आत्मप्रभा योगिनी के रूप में। चौहान राजा वाकपति प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो यह पहला शासक था चौहान का जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। सिद्धराज किस उपाधि को धारण करने वाले पहले चौहान शासक थे? तो महाराजाधिराज। अन्नसय की स्थापना किसने की थी? तो पृथ्वीराज प्रथम ने की थी। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी?
तो अजय राज ने की थी 1100, एक मिनट याद करने दो, 1113 ईस्वी में। तारागढ़ दुर्ग की स्थापना किसने की थी? तो ये भी अजय राज ने की थी। अजय राज की रानी का क्या नाम था जिसके रजत सिक्के मिले हैं? तो सोमल्ल देवी नाम था। आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो अर्णोराज ने करवाया। हरिकेली नाटिका किसने लिखी थी? तो विग्रहराज चतुर्थ ने लिखी थी। ललित विग्रहराज नाटक के लेखक कौन थे? तो सोमदेव थे। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसकी सामग्री से बना था? तो तोड़ा गया संस्कृत विद्यालय से, जो कि विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था और इसने तोड़ दिया। बीसल देव ने किस तुर्क शासक को हराया? तो खुसरो शाह को हराया। बीसल देव उसी को कहते हैं, विग्रहराज चतुर्थ को। बीसल देव को प्रबंध कोश में किस नाम से पुकारा गया है? तो तुरुष्कजित। पृथ्वीराज तृतीय को और किस नाम से जाना जाता है? तो राय पिथौरा नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय का प्रधानमंत्री कौन था? तो कैम्बास था। पृथ्वीराज तृतीय ने किस उपाधि को धारण किया था? तो दल पुंगल को। पृथ्वीराज तृतीय की माता का नाम क्या था? तो सोमल देवी था, जो कि 1 साल के लिए संरक्षिका बनी थी। पृथ्वीराज तृतीय के पिता कौन थे? तो सोमेश्वर थे। पृथ्वीराज ने सबसे पहले किस राजा को पराजित किया था? तो परमार राजा को पराजित किया था। पृथ्वीराज तृतीय ने कालिंगर पर चढ़ाई करके किसे हराया था? तो परमर्दी देव को हराया था, जो कि चंदेल शासक था, और साथ ही आलाउदल को भी मार दिया था। कालिंजर के चंदेल राजा परमार के विरुद्ध पृथ्वीराज ने किसके आग्रह पर चढ़ाई की थी? तो ललित के। पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा पराजित चंदेल वीर कौन थे? तो आला और उदल थे। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने किस राजा को स्वर्ण कर देने को बाध्य किया था? तो भोजदेव परमार को। पृथ्वीराज तृतीय को किस कन्नौज नरेश ने राजा नहीं बलात्कारी कहा था? तो जयचंद ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि पृथ्वीराज ने जो इसकी बेटी थी जयचंद की संयोगिता, उसके स्वयंवर के समय ही, यानी स्वयंवर जब उसका चल रहा था उसी टाइम पे उसका अपहरण कर लिया। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने किसे हराया? तो मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन युद्ध में पृथ्वीराज की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो कैम्बास ने किया, जो कि सेनापति थे। मोहम्मद गोरी को तराइन युद्ध में किसके द्वारा बंदी बनाया गया था? वैसे देखो, इसमें थोड़ा सा जो है कॉन्ट्राडिक्शन जरूर है, क्योंकि कैम्बास अगर ना दिया हो या फिर कैम्बास के जगह पे खांडे राव दिया हो, क्योंकि पृथ्वीराज का जो सेनापति था वो खांडे राव था, लेकिन खांडे राव मेनली जो है वो दूसरे युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, तो इसलिए तराइन युद्ध यहाँ पे सिर्फ लिखा है। तो लिखा नहीं तराइन युद्ध का प्रथम है कि दूसरा, तो इसलिए अगर यहाँ पे खांडे राव ऑप्शन होता तो खांडे राव मानना है। मोहम्मद गौरी को तराइन युद्ध में किसके द्वारा बंदी बनाया गया था? तो हमीर देव के द्वारा। जब पहला बार हमीर देव गया था तो उसको बंदी बना लिया था मोहम्मद गौरी को। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की क्या स्थिति रही? तो पराजय और मृत्यु। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु जो है वो बाद में हुई थी, कुछ साल तक उसने मोहम्मद गौरी के अंडर ही अजमेर में शासन किया था, लेकिन जो संस्कृत ग्रंथ वगैरह है, संस्कृत स्रोत वगैरह है, वो लोग कहते हैं कि वहीं युद्ध स्थल में ही मारे गए थे। तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1192। पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई? तो चंद्रबरदाई द्वारा गोरी के दरबार में। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने किस काव्य शैली में पृथ्वीराज रासो की रचना की? तो पिंगल रचना शैली में। पृथ्वीराज रासो में कौन से प्रमुख पात्रों का उल्लेख है? तो पृथ्वीराज और संयोगिता का। पृथ्वीराज रासो में किस युद्ध का विशद वर्णन है? तो तराइन युद्ध का वर्णन। चंद्रबरदाई को क्या उपाधि प्राप्त थी? तो राजकवि की उपाधि प्राप्त थी। पृथ्वीराज रासो को ऐतिहासिक प्रमाण नहीं माना जाता क्योंकि इसमें काव्यात्मक अलंकरण अधिक है और यह बाद में लिखा गया। ये दोनों ही ऑप्शन ठीक। चंदेल वंश का मूल क्षेत्र कौन सा था? तो बुंदेलखंड था। चंदेल वंश के बुंदेलखंड को ही जजाक भुक्ति भी कहते हैं। चंदेल वंश के किस शासक ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया? तो धंग ने करवाया। चंदेल वंश के किस शासक को पृथ्वीराज ने हराया था? तो परमाल को हराया था। खजुराहो मंदिर स्थापत्य कला किस शैली में निर्मित है? तो नागर शैली में। चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो धंग था। चंदेल शासकों ने किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो खजुराहो को बनाया। चंदेलों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो कालिंजर थी। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन का संबंध किस स्थान से था?
तो कालिंजर से था। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण मुख्यतः किस काल में हुआ? तो 9वीं से 10वीं शताब्दी में। खजुराहो मंदिर की कुल अनुमानित संख्या कितनी थी? तो 85 थी। वर्तमान में खजुराहो में कितने मंदिर सुरक्षित हैं? तो 25 मंदिर सुरक्षित हैं। खजुराहो के मंदिर किस शैली के अंतर्गत आते हैं? तो नागर शैली के अंतर्गत आते हैं। खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म से संबंधित है। खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो धंग ने करवाया था। खजुराहो मंदिर में मुख्यतः कौन से विषय दर्शाए गए हैं? तो मिथुन मूर्तियां दर्शाई गई, मतलब इरोटिक स्कल्पचर्स। खजुराहो के मंदिरों की मूर्ति कला में क्या विशेषता है? तो जीवन के सभी पक्ष दर्शाए गए। चंदेल शासन किस प्रकार का था? तो सामंतशाही था। चंदेल प्रशासन में भोग शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो प्रशासनिक इकाई के लिए। चंदेल काल में किस भाषा में शिलालेख प्रमुख रूप से लिखे गए थे? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए। चंदेल वंश का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन था? तो महाप्रधान था। चंदेल शासन में भूमि का प्रमुख मापन मानक क्या था? तो नियुद्ध था। चंदेल शासक यशोवर्मन का सबसे बड़ा विजय स्थल कौन सा था? तो कालिंजर था। यशोवर्मन के समकालीन प्रमाण शासक कौन थे? तो भोज थे। यशोवर्मन और भोज के बीच कौन सा किला विवाद का कारण बना? तो कालिंजर का किला। महमूद गजनवी ने चंदेल वंश पर कब आक्रमण किया? तो 1022 ईस्वी में। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किस चंदेल शासक ने किया था? तो विद्याधर ने किया था। महमूद गजनवी ने चंदेल क्षेत्र में किस दुर्ग पर आक्रमण किया था? तो कालिंजर दुर्ग पर। महमूद गजनवी ने कालिंजर दुर्ग से समझौता कर क्या किया? वापस लौट गया। चंदेल काल की प्रमुख सांस्कृतिक विशेषता क्या थी? तो धार्मिक सहिष्णुता। चंदेल शासक सभी धर्मों को किस दृष्टि से देखते थे? तो समान दृष्टि से देखते थे। चंदेल ताम्रपत्रों में किस धर्म के प्रति उदारता दर्शाई गई है? तो जैन धर्म के प्रति। चंदेल शासकों ने किस देवता की उपासना को विशेष महत्व दिया? तो शिव की उपासना को। चंदेलों द्वारा निर्मित प्रमुख शिव मंदिर कौन सा है? तो कंदरिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट है, चंदेलों के समय जैन धर्म के लिए निर्मित मंदिर कौन से हैं? तो पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, शांतिकुंड मंदिर, ये तीनों ही हैं। तो उपरोक्त सभी। चंदेल कालीन मूर्तियों में किस भावना का विशेष चित्रण होता है? तो श्रृंगार रस का। खजुराहो मंदिरों की वास्तुकला में कौन सा तत्व प्रमुख है? तो विमान। चंदेल स्थापत्य की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो शिखर और सूक्ष्म कला। चंदेल शासन में ताम्रपत्रों का प्रयोग किस हेतु होता था? तो भूमिदान का उल्लेख करने के लिए। चंदेल ताम्रपत्रों में सर्वाधिक उल्लेख किस विषय का होता है? तो दान भूमि विवरण का। चंदेल ताम्रपत्रों में प्रयुक्त प्रमुख शब्द कौन सा है? तो धर्म। न्यून शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता था? तो मात्रा की कमी में। चंदेल शासन में किसके द्वारा भूमि की रक्षा सुनिश्चित की जाती थी? तो राजा द्वारा। चंदेल ताम्रपत्रों में राजा को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो धर्मपालक द्वारा। चंदेल शासन में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो खजुराहो था। चंदेल काल में कौन से ग्रंथों की रचना हुई थी? तो धार्मिक व लौकिक। चंदेल काल में ब्राह्मणों को भूमिदान क्यों दिया जाता था? तो धार्मिक प्रयोजनों के लिए। चंदेल शिलालेखों में किनका वर्णन बहुतायत में मिलता है? तो दान और प्रशस्तियां। चंदेल संस्कृति का मूल आधार क्या था? तो मंदिर और मूर्तिकला। चंदेल शासकों की नीति धार्मिक रूप से कैसी थी? तो उदार थी। चंदेल वंश के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो तुर्क आक्रमण था। चंदेलों की शक्ति का ह्रास कब शुरू हुआ? तो 12वीं शताब्दी में। चंदेल वंश के पतन के बाद बुंदेलखंड पर किसका प्रभाव बढ़ा? तो बुंदेलों का प्रभाव बढ़ा। चंदेल काल का ऐतिहासिक मूल्य किस रूप में अधिक है? तो स्थापत्य और संस्कृति के रूप में। तो इस तरह से 200 MCQs कंप्लीट होते हैं। बाकी के जो बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किए जाएंगे। जब भी आप MCQs प्रैक्टिस करना शुरू करें तो एक पेपर और पेन लेकर बैठें और 100 MCQs में से आपके कितने सही हो रहे हैं इसको ज़रूर चेक करें और अपना स्कोर कमेंट करें ताकि मैं भी आपके प्रोग्रेस को देख सकूं।
बाकी रोज़ मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट डे का टॉपिक बता दिया करूँगा और आपको हर एक सोर्स से उतना पढ़ के आना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।